हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय वीडियो। हाँ, आज हम मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, मगध साम्राज्य के बारे में पढ़ा था कि मतलब मगध साम्राज्य था, उसके जो भी उसके जो राजवंश थे उसमें कौन कौन से राजवंश आए थे। हर्यक वंश था, शिशुनाग वंश था और फिर नंद वंश आया था, है ना। फिर उसको था कि मतलब जो मगध साम्राज्य था कि वो सबसे शक्तिशाली क्यों था, क्योंकि उसकी भौगोलिक स्थिति उसको शक्तिशाली, ना सिर्फ वहाँ पे राज करने वाले राजा शक्तिशाली थे, उसके अलावा भी वहाँ पे जो उसकी भौगोलिक स्थिति थी वो भी काफ़ी शक्तिशाली थी। तो काफ़ी सारे फैक्टर्स थे जिसने मगध को शक्तिशाली राज्य के रूप में उभारा था। फिर हमने लास्ट में पढ़ा था कि जो नंद वंश का अंतिम शासक था घनानंद, उसकी हत्या करी थी चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। किसकी मदद से? चाणक्य की मदद से करी थी, जिसे हम विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं। तो उसने उसकी मदद से, यानी कि विष्णुगुप्त यानी चाणक्य की मदद से घनानंद को हराया था और फिर नंद मौर्य वो मगध पर नंदवंश के अंत करके मौर्य साम्राज्य की नींव रखी थी। आज हम मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगे। तो मौर्य साम्राज्य के जो मतलब शासनकाल बताया जाता है कि कब से कब तक का था, वो 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक का माना जाता है कि जो मौर्य साम्राज्य का जो वंश था वो 322 से 185 ईसा पूर्व तक का माना जाता है। अब इसमें देखिए इसके प्रमुख शासक कौन कौन थे। जो मौर्य साम्राज्य था इसके प्रमुख शासक कौन कौन थे? पहला था चंद्रगुप्त मौर्य, जिसने नंदवंश का अंत करके मौर्य साम्राज्य की नींव रखी थी। दूसरा बिंदुसार था, जो चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। और बिंदुसार के बाद अशोक था, है ना। मतलब अशोक के बाद और 2-3 आए थे, जैसे बृहद्रथ का नाम आता है, दशरथ का नाम आता है कि मतलब अशोक के बाद दशरथ मौर्य साम्राज्य का शासक बना था। लेकिन उतना हम नहीं पढ़ते हैं, सिर्फ अशोक के बाद एक ऑप्शन में आता है कि अंतिम कौन था, तो बृहद्रथ उसका अंतिम शासक था, है ना। तो अब एक क्वेश्चन था कि मौर्यों की उत्पत्ति कैसे, मतलब चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है? तो हमारे पास बहुत सारे सोर्सेज हैं, जिसमें से एक सबसे ज़्यादा थे कि मतलब अशोक के शिलालेख थे। लेकिन इनके अलावा भी कुछ थे कि मौर्यों की उत्पत्ति के बारे में, मतलब काफ़ी सारे हमारे इतिहासकार थे कि उनकी उत्पत्ति के बारे में इन लोगों में क्या थी, एक मतभेद था। तो कि ये लोग क्या थे, तो इसके बारे में जो हमें जानकारी मिलती है वो मिलती है हमें मुद्रा राक्षस से मिलती है। इसकी लिखी हुई थी, विशाख दत्त की लिखी हुई थी। इसमें हमें क्या पता चलता है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य था ना, वो नंदराज का पुत्र था और वो वृषल था। वृषल यानी कि कुलहीन, जिसका कोई कुल ही नहीं था। उसके बाद मैगस्थनीज कौन था? जो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, है ना। और उसने क्या लिखी थी? इंडिका लिखी थी। इंडिका में उसने उसको क्या कहा था कि ये निम्न कुल का था। और उसके बाद विष्णु पुराण का संबंध पूछा जाता है कि विष्णु पुराण का संबंध किस वंश से है, तो हम याद रखेंगे मौर्य वंश से है। तो इसमें बताया गया है कि ये शूद्र थे। इसके अलावा जैन साहित्य और बौद्ध साहित्य के बारे में भी हमें जानकारी मिलती है। तो इसमें पता चलता है कि जो बौद्ध साहित्य में जो दीपवंश और महावंश है, इसमें उच्च कुल का बताया गया है कि जो मौर्य थे वो उच्च कुल के थे। और जूनागढ़ अभिलेख है, जूनागढ़ रुद्रदामन का है जूनागढ़ अभिलेख, उसमें बताया गया है कि जो मौर्य थे वो वैश्य थे। वैश्य यानी कि वो व्यापारी समूह से वो आते थे। तो ये सारी जानकारी हमें मौर्यों के बारे में कि मौर्य क्या थे, उनकी जाति के बारे में, ये सारे सोर्सेस हमें पता चलता है। अब हम शुरू करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य कौन था? जो मैंने पहले ही बताया कि पहला शासक था ये। और इसका जो 322 से 298 ईसा पूर्व तक इसने राज करा था। और जो इसका जन्म माना जाता है, 345 BC। 345 BC इसका जन्म माना जाता है। तो इसके बारे में भी काफ़ी जानकारी है कि मतलब इसकी जो माता थी, माता का नाम मूरा था। और चंद्रगुप्त मौर्य सम्राट था, मतलब चंद्रगुप्त मौर्य राजा था। इसके बारे में हमें जानकारी मिलती है, जैसे बौद्ध साहित्य की महावंश टीका है, उसमें से मिलती है कि भारत का प्रथम साम्राज्य है जो मौर्य साम्राज्य था। एक चीज़ और ये नोट कर लीजिएगा कि जो साम्राज्य की जो सबसे पुराना साम्राज्य या भारत का जो सबसे
पहला साम्राज्य जिसे माना गया है वो मौर्य वंश को, मौर्य साम्राज्य को माना गया है ना। और ऐतिहासिक सम्राट इसे बताया गया है कि मतलब ये बहुत बड़ा राजा था। आगे बताऊंगी कि इसकी सीमाएं कहाँ कहाँ तक फैली हुई थी। और इसको क्या बताया गया है महावंश टीका में, सकल जम्बूद्वीप स्वामी। सकल जम्बूद्वीप स्वामी का मतलब कि वो पूरे भारतवर्ष का राजा था। नाम कि मतलब इसका चंद्रगुप्त मौर्य का नाम ही कहाँ से मिलता है कि इसका नाम चंद्रगुप्त मौर्य है, तो जूनागढ़ अभिलेख में तो इसका डायरेक्ट नाम दे रखा है चंद्रगुप्त मौर्य, है ना। अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि कुछ यूनानी इतिहासकार भी थे, है ना, तो आते थे, जैसे मेगास्थनीज आया था। तो क्या था कि जब हम दूसरी लैंग्वेज में जाते हैं ना तो यहाँ पे थोड़े नाम चेंज हो जाते हैं, है ना। यहाँ पे अब जैसे यूनानी लेख है, यूनानी इंस्क्रिप्शंस हैं, उसमें चंद्रगुप्त मौर्य का नाम क्या दिया गया है, सैंड्रोकोटस और एंड्रोकोटस। सैंड्रोकोटस चंद्रगुप्त मौर्य को ही कहा गया है, ये किसने बताया, विलियम जोन्स ने। विलियम जोन्स ने नाम नहीं दिया सैंड्रोकोटस, इसलिए बताया कि जो सैंड्रोकोटस वर्ड जो यूज करा गया है वो चंद्रगुप्त मौर्य के लिए किया गया है, लेकिन सैंड्रोकोटस नाम किसने दिया, यूनानी इतिहासकार मेगास्थनीज, स्ट्रैबो, जस्टिन, इन सब ने क्या नाम दिया इसका, सैंड्रोकोटस। एंड्रोकोटस नाम किसने दिया है, एपियन और प्लूटार्क ने। एपियन और प्लूटार्क ने नाम दिया है एंड्रोकोटस। मौर्य थे, उसने धनानंद को हरा के मौर्य वंश की नींव रखी थी, है ना। तो जब उसने मौर्य वंश की नींव रखी थी तो उसमें 322 से 298 ईसा पूर्व उसने राज किया था। तो 322 ईसा पूर्व क्या कहा जाता है कि उसका राज्याभिषेक हुआ था। और जो इसकी साम्राज्य की जो सीमाएं थी, जो चंद्रगुप्त मौर्य था जिसे सकल जम्बूद्वीप का स्वामी कहा गया था, है ना, बौद्ध और जैन साहित्यों में जिसे सकल जम्बूद्वीप का स्वामी कहा गया था, तो किसी पर्पस से तो कहा गया होगा क्योंकि इसके राज्य की जो सीमाएं थी ना वो उत्तर में तो हिमाचल से और पूरब में बंगाल की खाड़ी और दक्षिण में कर्नाटक। इसके बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है कि कर्नाटक तक उसका मतलब जो चंद्रगुप्त मौर्य का जो शासन था वो कर्नाटक तक फैला हुआ था, वो का जैन और तमिल ग्रंथ अहनानपुर से हमें मिलती है। और पश्चिम में हिंदू कुश पर्वत यानी कि अफगानिस्तान तक चंद्रगुप्त मौर्य के शासन की सीमाएं लगती है। एक आता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासन मतलब जो चंद्रगुप्त मौर्य की जो राज्य की सीमाएं थी वो किस राज्य से नहीं लगती थी, वो नहीं लगती थी कलिंग से, क्योंकि कलिंग को बाद में अशोक ने जीता था, तो कलिंग से नहीं लगती थी। और हिंदू कुश पर्वत तक इसकी मतलब अफगानिस्तान के इलाके तक इसकी सीमाएं थी इसकी चंद्रगुप्त मौर्य की। और वो कैसे थी, क्योंकि 305 ईसा पूर्व में इसने सेल्यूकस निकेटर को हराया था। सेल्यूकस निकेटर कौन था, ये वही था जिसको मतलब अलेक्जेंडर था, उसने जो अलेक्जेंडर था जब वो पोरस से युद्ध करता है तब फिर वो मतलब एक तरीके से कहते हैं ना कि सब कुछ छोड़ देता है, तो उसने अपने जो कुछ जीते हुआ जो साम्राज्य था वो सेल्यूकस निकेटर को दिया था। फिर 305 में सेल्यूकस निकेटर की जो लड़ाई होती है वो चंद्रगुप्त मौर्य से होती है, जिसमें सेल्यूकस निकेटर हार जाता है। तो फिर बदले में वो क्या करता है, अपनी बेटी एलिना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से कर देता है ना। फिर बदले में वो चंद्रगुप्त मौर्य को और क्या क्या देता है, काबुल, कंधार, हेरात, मकरान। जब ये 4 राज्य उसको मिल जाते हैं तब उसकी जो साम्राज्य की सीमाएं है वो ईरान से मतलब उसकी जो साम्राज्य की जो सीमाएं है वो ईरान से मिलती है। इतने बड़े भूखंड पर उसने राज कर रखा था। अब है कि चंद्रगुप्त द्वारा मतलब चंद्रगुप्त को तो उससे ये प्राप्त हुआ था और चंद्रगुप्त ने जो सेल्यूकस निकेटर था उसको 500 हाथी दिए थे। अब वो इतने हाथी भी क्यों दे पाया, क्योंकि उसके साम्राज्य में जो हाथी थे वो अच्छी मात्रा में थे। मौर्यों की ताकत का अनुमान इससे भी लगाया जा सकता है कि जो उनकी सेना थी ना, उनकी सेना में सबसे ज़्यादा जो थे वो हाथी पर सवार सैनिक होते थे। और भद्रबाहु ये जैन धर्म के मतलब जो गुरु थे वो भद्रबाहु थे, जिससे चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म की शिक्षा ली थी, है ना। इससे पहले
जैन धर्म की दीक्षा लेने से पहले जो चंद्रगुप्त मौर्य था वो भी ब्राह्मण ही था, लेकिन बाद में जब भद्रभाव हुआ है जैन धर्म की दीक्षा ली तो उसने जैन धर्म अपना लिया। फिर जब उसका जब अंतिम टाइम आया तो उसने अपना अंतिम समय भी कहाँ बिताया था, श्रवणबेलगोला में। श्रवणबेलगोला कहाँ पर है, कर्नाटक में, है ना। और उसने जब अपने प्राणों का त्याग करा था वो संलेखना विधि से किया था। संलेखना विधि क्या होता है, जैनिज्म में होता है कि मतलब आप कुछ भी खा बिना अन्न और जल के भूखे रहते हो तो फिर उसके बाद तुम्हारे प्राण निकल जाते हैं, वो संलेखना विधि होती है। पुष्यगुप्त यहाँ पे कौन है, यहाँ पे इसका चंद्रगुप्त मौर्य का कोई मंत्री है जिसने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था, जिसके बारे में हमें कहाँ से जानकारी मिलती है, जूनागढ़ अभिलेख से। फिर आगे काल में अब हम बात करेंगे, अभी हमने बात करी चंद्रगुप्त मौर्य की, अब हम बात करेंगे बिंदुसार की। कि मतलब जो बिंदुसार था, चंद्रगुप्त मौर्य जब संलेखना विधि से प्राण त्यागता है, मतलब उससे पहले जब वो श्रवणबेलगोला चला जाता है तो वहाँ जाने से पहले अपने बेटे बिंदुसार को अपना जो भी राजपाट था वो वहाँ पे देके चला जाता है। तो ये कब देता है, 398 BC, यानी कि 298 BC में इसको अपना सारा राजपाट देके श्रवणबेलगोला चला जाता है। तो बिंदुसार के बारे में मतलब 2-4 ही पॉइंट है। इसको जो कहा जाता है ना वो अमित्र घात कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अमित्र घात, यानी कि शत्रुओं को मारने वाला, ठीक है। और इसके बारे में एक जानकारी कहाँ से मिलती है हमें, जैन ग्रंथों से, है ना, जैन ग्रंथों से मिलती है। जैन ग्रंथों में इसे क्या कहा गया है, सिंह सेन। क्या कहा गया है, सिंह सेन। और एक बौद्ध भिक्षु हुए, बौद्ध भिक्षु का नाम क्या था, तारानाथ। तारानाथ ने क्या कहा इसको, तारानाथ ने इसके बारे में कहा था कि 16 राज्यों का विजेता। जैन भिक्षु हुए तारानाथ, उसने इसको क्या कहा, 16 राज्यों का विजेता इसको कहा था। और इसके बारे में एक जानकारी मिलती है कि मतलब जो स्ट्रैबो थे, है ना, जिसने चंद्रगुप्त मौर्य के लिए एंटियोकस नाम दिया था, तो स्ट्रैबो कहते हैं कि इसके टाइम में जो सीरिया का राजा था, सीरिया का राजा का नाम क्या आता है, एंटियोकस। जो सीरिया का राजा एंटियोकस था, इसके राज दरबार में, यानी कि बिंदुसार के राज दरबार में अपने राजदूत डायमेकस को भेजा था। और डायमेकस के बारे में कहा जाता है कि इसका संबंध किससे था, सेल्यूकस निकेटर से। जो सेल्यूकस निकेटर था, जो मेगास्थनीज से, सेल्यूकस निकेटर नहीं, मेगास्थनीज से इसके बारे में संबंध बताए जाते हैं कि ये उसी का मतलब उत्तराधिकारी था या उसको कोई था, तो इसका संबंध मेगास्थनीज से बताया जाता है। इसके बारे में लास्ट जानकारी मिलती है कि इसके टाइम में तक्षशिला में युद्ध हुए थे। इसके टाइम में तक्षशिला में एक युद्ध हुआ था, जिसके बारे में ये जानकारी मिलती है कि इसने इस युद्ध को दबाने के लिए अपने दो पुत्र अशोक और सुशील को भेजा था। कहाँ भेजा था, तक्षशिला में हुए युद्ध को दबाने के लिए। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो। अभी हमने मौर्य साम्राज्य में चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार के बारे में पढ़ा था। आने वाली वीडियो में हम अशोक के बारे में पढ़ेंगे। होप सो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो और आप मेरे इसको ऐसे ही सपोर्ट करते रहो।